हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं और बायोलॉजी के जितने भी सेशन वाइज क्वेश्चन हैं वो हम कर रहे हैं। हमारे चैनल सीटेट अड्डा पे डेली शाम 4 बजे आपको सेशन प्रोवाइड होगा। इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और 2021 के हमने प्रीवियस ईयर करे थे बायोलॉजी के, लेकिन सीटेट जो है कई पेपर ले आता 2021 में, तो इसके बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर देखने को मिल जाएंगे जिसमें कि आज के सेशन में 21 के ही क्वेश्चन है। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आज के सेशन का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेवल अच्छा वाला है, थोड़ा सा टफ रहने वाला है। तो एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे ताकि इस तरीके के क्वेश्चन आए तो वो हम आगे भी कर पाएँ। तो डेली शाम 4 बजे और हमारे चैनल सीटेट अड्डा पे सभी वीडियो की, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की वीडियो है, प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो वहाँ से अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। बेसिकली आप अपनी साइंस को मजबूत कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन पहला कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे संकटापन्न प्रजाति, हमने संकटापन्न प्रजाति के बारे में पढ़ा ही था कि ये वो प्रजाति है जो कि संकट में है, मतलब विलुप्त होने के कगार पे है। तो यहाँ पे क्या है, स्पीसीज के विलुप्त होने का खतरा है, तो पहला तो सही है। दूसरा क्या है कि सभी विशेष क्षेत्रीय स्थानीय स्पीसीज संकटापन्न हो जाती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज हैं वो संकटापन्न ही हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं, विशेष क्षेत्रीय का मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विशेष क्षेत्रीय। और यहाँ पे संकटापन्न का मतलब है कि कोई ऐसा प्रजाति जो कि संकट के कगार पे है, मतलब विलुप्त हो रहा है, ठीक। तो ये बी आपका करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है, उनके क्षेत्र में नए स्पीसीज के लाए जाने से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के विलुप्त होने का भय हो सकता है। मतलब कि जो संकटापन्न हैं उनके क्षेत्र में विशेष प्रजाति हैं, उनके अगर उन्हें लाया जाए तो उनको भी विलुप्त होने का भय हो सकता है। ये सही बात है कि जब वो संकटापन्न प्रजाति में आएंगे तो उनके भी विलुप्त होने की संभावना तो हो ही सकती है, यहाँ पे सकता है लिखा है, तो ये सही बात है। डी क्या है, हॉट स्पॉट में कोई विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज होते हैं। हॉट स्पॉट मतलब कोई एक केंद्र बिंदु। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ए सी डी। तो ए सी डी कहाँ पे है, 4 में, तो 4 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेट एक कोशिकीय है। तो एक कोशिकीय का मतलब कि जिसमें कि एक ही सेल हो, सिंगल सेल हो, ठीक है, सिंगल सेल हो। तो सिंगल सेल यहाँ पे कहाँ, युग्मक जो होता है ये किस चीज़ से बनता है, युग्मक, 2 युग्मक से बनता है। मतलब कि एक गैमेट और दूसरा गैमेट जब फर्टिलाइज होते हैं, मिलते हैं, तब बनता है युग्मक। और भ्रूण जो है ये भी सिंगल सेल नहीं है, ये भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद, युग्मनज बनने के बाद फिर भ्रूण बनता है। यहाँ पे भी भ्रूण दिया है तो ये भी तो नहीं होगा, यहाँ पे दिया है युग्मज तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा बनेगा फर्स्ट, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु, ठीक। ये क्या है, गैमेट है, मतलब कि जिसे युग्मक बोलते हैं। युग्मक और युग्मज में अंतर है। युग्मक जो होता है सिंगल सेल होता है, लेकिन युग्मज लास्ट में जब ज लग जाए तो वो सिंगल सेल नहीं होता। वो क्या होता है, जब 2 गैमेट यानी कि 2 युग्मक जब मिलते हैं तब जाके युग्मज बनता है, ठीक। तो राइट आंसर फर्स्ट यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में ए एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और यह बी हार्मोन उत्पन्न करती है, जिसकी कमी से सी रोग होता है। ए, बी व सी है, ठीक। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ए है। तो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि भी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक। अग्न्याशय भी अंतःस्रावी ग्रंथि है और अंडाशय, और यहाँ पे तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, यहाँ पे ये बात सही है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव में एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और यह बी हार्मोन उत्पन्न करती है, जिसकी कमी से सी रोग होता है। ए, बी व सी है।
तो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अग्नाशय है, अंडाशय और ये भी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर तक पहुँचने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि बी हार्मोन उत्पन्न करता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये तो हार्मोन है ही, ठीक, लेकिन यहाँ पे रजोनिवृत्ति इनका काम नहीं होता, ये इनकी कमी से रजोनिवृत्ति नहीं होती और कई भी रीजन होते हैं। और यहाँ पे थायराइड ग्रंथि जो है इससे बौनापन नहीं होता, इससे गलकंठ रोग हो जाता है, जिसे गले में एक रोग हो जाता है जिसे गलकंठ बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो अग्नाशय है ये इंसुलिन स्रावित करता है और जिसकी कमी से डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये आपको पता ही होगा, तो सेकेंड आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी हुई जानकारी के आधार पर विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाओं का वर्गीकरण करें। इनमें लौह तत्व होता है ए, बी किसी बाहरी तत्व के प्रवेश करने पर संख्या में तीव्र वृद्धि करते हैं, ठीक, और सी जो है रक्तस्राव कम करने के लिए थक्का बनाते हैं। तो पहला जो है लौह तत्व होता है, तो ये किसमें होता है, लाल रक्त कोशिकाओं में, आरबीसी में क्या होते हैं, लौह तत्व होते हैं, आयरन होते हैं। और जो बी है किसी बाहरी तत्व के प्रवेश करने पर संख्या में तीव्र वृद्धि करते हैं, तो ये होते हैं WBC। और आपको पता है कि हमारी बॉडी में बीमारियां जो होती हैं उनसे लड़ने का काम WBC का होता है। तो जैसे ही बाहरी चीज़ हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो जो WBC होता है उनकी भारी मात्रा हो जाती है और जो कि रोग से लड़ने में हमें हेल्प करते हैं। सी है रक्तस्राव कम करने के लिए थक्का बनाते हैं, तो ये काम है प्लेटलेट का। प्लेटलेट जो होता है जब कहीं कट जाता है तो ब्लड बाहर आने लगता है और उनको थक्का जमाने में प्लेटलेट हमारा काम करता है। तो ABC यहाँ पे क्या दिया है, पहला क्या था, लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरा क्या था, श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो यहाँ पे ये आपका थर्ड राइट आंसर बनेगा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, ठीक। नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक क्या होता है, आयरन आवश्यक होता है, ठीक, जिसकी कमी से वाई हो जाता है और आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और एक्स के अवशोषण के लिए डैश की आवश्यकता होती है, आयरन की आवश्यकता है। तो आयरन यहाँ पे एक्स क्या है, आयरन है यानी कि लोहा है, ठीक, और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। आपका आयरन के अवशोषण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है, तो सेकेंड आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को अपनी वृद्धि के लिए निम्न में से किस प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो आपको पता ही होगा कि पौधों के लिए सूक्ष्म और बृहद, जिसे माइक्रो भी बोलते हैं, माइक्रो और मैक्रो, MA तो मैक्रो होगा और MI तो माइक्रो होगा। माइक्रो मतलब सूक्ष्म और मैक्रो मतलब कि बृहद यानी कि बड़ा, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है और बृहद पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, और ज़्यादा मात्रा में आपको बृहद पोषक तत्व की ही आवश्यकता होती है और कम मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आपका कॉपर हो गया, बोरॉन हो गया और क्लोराइड हो गया, और यहाँ पे आपका जैसे कि आयरन भी हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है, मोलिब्डेनम हो गया, निकेल हो गया, जिंक हो गया। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्व की ही बात हुई है, माइक्रो की ही बात हुई है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा, यहाँ पे बनेगा कॉपर, ठीक है, फोर्थ आपका राइट आंसर बनेगा। और जो मैक्रो यानी कि बृहद पोषक तत्व हैं तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हैं ये बृहद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि बृहद पोषक तत्व हैं, ठीक। लेकिन जो फोर्थ है ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो यहाँ पे ये सीखने वाली बात है और इसको याद भी रखने वाली बात है कि किसकी मात्रा ज़्यादा है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि माइक्रो या मैक्रो में
किसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है पौधों की वृद्धि के लिए? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मैक्रो यानी कि बृहद की। ठीक है, बृहद की ज़्यादा आवश्यकता होती है, सूक्ष्म की कम आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर फोर्थ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूकैरियोटिक जीवों के जोड़ों को पहचानिए। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में हमने सेल के टॉपिक में डिस्कस करा हुआ है, सेल टॉपिक जो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो होता है ये होता है प्रोकैरियोटिक, और शैवाल जो होते हैं ये भी होते हैं प्रोकैरियोटिक। लेकिन पैरामीशियम जो होता है, अमीबा कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, और पैरामीशियम कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैरामीशियम और अमीबा हैं ये होते हैं यूकैरियोटिक, और बाकी जो नीले हरे शैवाल हैं और बैक्टीरिया हैं ये सभी क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो राइट आंसर आपका सेकेंड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो श्वसन केवल दिन के समय होता है, तो ऐसा तो है नहीं, पौधे तो हमेशा श्वसन करते हैं। जिस तरीके से ह्यूमन श्वसन केवल रात के समय में होता है, ये भी गलत। थर्ड क्या है? श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है, तो ये सत्य है। श्वसन केवल उस समय होता है जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत है। थर्ड आपका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि श्वसन हमेशा होता है। जैसे हम ह्यूमन श्वसन हमेशा करते रहते हैं, उसी तरीके से पौधे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अदिति का ब्लड ग्रुप B- है, यानी कि B निगेटिव है। वह हर वर्ष रक्तदान करती है। उसका रक्त निम्न में से किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा बनेगा? फोर्थ बनेगा। वो B निगेटिव को भी जा सकता है, B पॉजिटिव को जा सकता है, AB निगेटिव और AB पॉजिटिव को जा सकता है। ठीक है, तो फोर्थ हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल रोटी को पकाते समय मीठी सुगंध पैदा होती है, क्यों पैदा होती है? क्योंकि यहाँ पे खमीरीकरण की क्रिया द्वारा ईस्ट शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। खमीरीकरण मतलब कि जब हम खमीर उठाते हैं, ईस्ट जब जहाँ पे यूज़ होता है तो उसको सड़ाते हैं, सीधी सी बात, सड़ाते हैं। तो वो क्या होता है, जब वहाँ पे खमीरीकरण के द्वारा जो शर्करा होती है वो चेंज होती है अल्कोहल में। तो यहाँ पे यही रीज़न होता है कि वहाँ पे मीठी सुगंध प्राप्त होती है। ठीक, जो शर्करा अल्कोहल में चेंज होती है उसी के वजह से जो मीठी सुगंध हमें प्राप्त होती है डबल रोटी पकाते समय। तो राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई कौन सी प्रक्रिया सभी जीवधारियों का अनिवार्य अभिलक्षण नहीं माना जा सकता है? तो जैसे कि सभी जीवधारियों का अनिवार्य मतलब कि एकदम कंपल्सरी नहीं माना जाएगा, तो ये कौन सा होगा? जैसे मल त्यागना, तो ये आप कोई भी चीज़ खा रहे हो तो वेस्ट मटेरियल तो बाहर निकालोगे ही, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे नहीं है मतलब कि अनिवार्य नहीं है। उत्सर्जन, जैसे कि हमारी बॉडी से यूरिन बाहर निकलता है, तो ये भी तो ज़रूरी है। अगर नहीं निकलेगा तो आदमी का जो जीवन है वो खतरे में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका ज़रूरी ही है। और श्वसन के बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते, तो ये भी ज़रूरी है। जनन जो है, जो रिप्रोडक्शन है, ये ज़रूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन होना ज़रूरी नहीं है, उसके बिना भी आदमी जीवित रह सकता है। तो फोर्थ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे भोजन पकाते समय जो वाटर में घुलनशील विटामिन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और वाटर में घुलनशील विटामिन 2 ही हैं, B और C। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा? निम्न में से कौन सा है अत्यधिक आसानी से? तो यहाँ पे विटामिन C ही होगा। कि फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन से खरपतवार को हटाने पर सर्वोत्तम विधि कौन सी है? निम्न में से खरपतवार को हटाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो खरपतवार को हाथों से उखाड़ना यही सर्वोत्तम विधि है।
ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो उसके लिए तो आदमी घास पात नाशी छिड़काव ही करेंगे, लेकिन सबसे अच्छा यहाँ पे सर्वोत्तम विधि बोला है तो हमें वहाँ पे न जा कर के हाथ से उखाड़ने की विधि को ही सही मानना होगा, क्योंकि उससे सर्वोत्तम विधि का मतलब ये है कि आपकी फसल को नुकसान ना हो और आपका खरपतवार भी हट जाए, तो ये ही सर्वोत्तम विधि है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर वृद्धि होती है? तो वाष्पोत्सर्जन की दर में किसके कारण वृद्धि होती है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा बनेगा? जैसे पत्तियों का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा रहेगा, जैसे कि पत्तियाँ इतनी ही चौड़ी हैं तो वाष्पोत्सर्जन उन्हीं पत्तियों में होगा, ठीक है। लेकिन पत्तियाँ जब इतनी चौड़ी है तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा मात्रा में होगा। तो वृद्धि होने का जो कारण है तो उनका क्षेत्रफल भी है। वृक्ष की ऊंचाई, जैसे कि वृक्ष जब इतना ही छोटा है तो पानी जो होगा नीचे जड़ से जा रहा होगा वो जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन वही पौधे जो उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे जो पत्तियों तक पानी पहुँचेगा वो उसमें टाइम लगेगा, तो उसमें भी ये क्या होगा, वृद्धि की दर में उनकी ऊंचाई भी मायने रखती है। तो ए बी तो आपका करेक्ट हो गया। हवा के वेग में वृद्धि, तो ये ध्यान रखेंगे वाष्पोत्सर्जन में यहाँ पे हवा का कोई रोल नहीं है। जिस तरीके से पत्तियों में अगर ऐसा नहीं है कि तेज़ हवा चलेगा तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा और कम हवा चलेगा तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, तो हवा से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ए बी आपका राइट आंसर बनेगा, फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम 2022 के क्वेश्चन करने वाले हैं। डेली शाम 4 बजे हमारा चैनल सीटेट अड्डा पे पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।